हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चल रही होगी। इन केस किसी तरह का दिक्कत है तो आप सबको पता है, आपका भाई यही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या होने वाला है? आज की वीडियो के लिए ना मैंने आप सबके लिए एक स्टॉक बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लाया है, जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा हेल्प कर सकता है अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में। ये स्टॉक आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म्स। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्यों हमें अभी लेना चाहिए, क्या यह स्टॉक किस वजह से हम ये ले रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर्स इसी पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे। और एक चीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में एक और भी छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, जो हो सकता है आपको कल अच्छा दिन बनाने में हेल्प कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज का मार्केट निफ्टी के बारे में क्या हुआ क्या था। जैसे कि मैंने आपको अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट जो ले वो एग्जैक्ट इस लेवल पे और ले, और आपके भाई ने जो बोला मार्केट वही किया। यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से इसने 25,000 के लेवल्स को होल्ड कर लिया है। तो हम अभी भी थोड़ा सा बुलिश हैं मार्केट को लेके। तो इस बुलिशनेस का फायदा हम कैसे उठाएंगे? तो वो उठाएंगे हम एडा के स्टॉक से। अब वो बोलोगे कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक ही क्यों पिक किया। सबसे पहले हम एक बार इसके टेक्निकल समझते हैं कि ये टेक्निकल पॉइंट इसका कैसा है, टेक्निकल बेसिस इसमें अच्छा है कि नहीं, या फिर बस हवा में ही ले रहे हैं अपन, तो समझते हैं। सबसे पहले अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आके देखो ना, तो आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक पहले एक अच्छा खासा फॉल किया है। अच्छा खासा इसमें आपको एक फॉल दिख रहा है। कब कितना का होगा लगभग? हाँ, आप देख पा रहे 55% के लगभग का फॉल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है? और उसके बाद अब ये धीरे-धीरे ना आपको एक रेंज में दिख रहा है, जो ये एक रेंज बनाते जा रहा है, ठीक है? तो ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं ये फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। अब आप बोलोगे क्यों? जैसा कि मैंने आपको अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि मार्केट जब भी अगर एक बड़ा मूवमेंट लाना होता है, तो धीरे-धीरे करके एक रेंज में आता है, ठीक है? उससे क्या होगा कि यहाँ पे उनको थोड़ा-सा पोटेंशियल बाइंग का पोज़ीशंस, और यहाँ पे वो अपने नए-नए पोज़ीशन जो है ना बिल्ड कर पाएँगे, क्वांटिटी ला पाएँगे, जिससे क्या होगा कि जब इ इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, इधर किसी भी साइड जिस साइड ब्रेकआउट हुआ। अब आप बोलोगे यहाँ से तो नीचे भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैंने इसे इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से बताया, ऐसा नहीं बताया कि आज कर दो कल प्रॉफ़िट, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेंज जो बना है, क्या ये हमारे लिए अभी सही है? क्या हमें अभी इसमें एंट्री करना चाहिए या कुछ वक़्त वेट करके? देखो, मैं इस रेंज का अभी एंट्री करने क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मतलब आप मैं बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बस खरीद लो, ठीक है? यहाँ जो मेन लॉजिक है वो समझने की कोशिश करो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मार्केट किस तरह से चलता है, किस तरह से काम आता है, किस तरह से आपको मार्केट में अपने कोई भी अगर आप रिसर्च करें तो क्या-क्या देखना चाहिए। तो पहले हम टेक्निकल लेवल समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल लेवल में हमें क्या दिख रहा है, जो ये 160-155 का लेवल है ना, यहाँ मार्केट बहुत ही ज़्यादा आता है फ्रीक्वेंट टाइम पे और बार-बार यहाँ से रिवर्स कर जाता है। और यही सेम चीज़ हमें आज भी देखने को मिली। मार्केट फिर से आया इस वीक, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, इस वजह से वीक का कैंडल है। इस वीक भी आया और वापस से इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो हमें यहाँ से एक कन्फर्मेशन मिलती है कि हाँ, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट करे, निफ्टी सपोर्ट करे, तो यहाँ से ये वापस ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ से तो हमें, अगर ये हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ से अपने रेंज के अगर टॉप वाले लेवल पे आता है, तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ से देखने को मिल सकता है। पर हमें ये देख के रुकना नहीं है, ठीक है? अब इन केस अभी जैसा मार्केट सही चल रहा है, तो इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो आपको यहाँ कहीं का नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम इसको टेक्निकल बेसिस में बताएँ तो ये बहुत ही प्यारा लेवल्स पे चल रहा है अभी। क्या हमें यहाँ कहीं रेंज दिख रहा है? हम वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि एक रेंज में आ सकता है, पर अभी तक आया नहीं। नहीं, ये एक परफेक्ट रेंज नहीं, तो इसे इग्नोर करें। तो अभी जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है इस रेंज पे। तो अगर हम यहाँ बाय करें तो हमें यहाँ तक का एक तो कम से कम प्रॉफ़िट ईज़ी दिख सकता है, अगर मार्केट सपोर्ट करे। तो मैं वापस से इसे बोल रहा हूँ, मार्केट सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर यहाँ से मार्केट फ़ॉल करता तो हो सकता है आपको नीचे भी आ जाए। तो अब यहाँ अगर मैं होता तो क्या करता? जैसे मैं यहाँ पे कुछ पोज़ीशन बिल्ड करना शुरू कर देता।
ठीक है? इन केस अगर नीचे आए तो फिर मैं बिल्ड करता, क्योंकि ये जो मेन इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है ना, अब वहाँ पे थोड़े-थोड़े करके इस पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छे है, वो जो मैं आगे आपको फंडामेंटल्स में समझाऊँगा क्यों मैं इस पे इतना वो बुलिश हूँ, ठीक है? ये सब आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है, जहाँ तक ये आ सकता है, पर यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, ₹40 तो दोस्तों बहुत ही दूर है। अगर मैक्स इसे यहाँ से अगर फॉल भी किया बहुत वर्स्ट कंडीशन में, तो भी 130 के नीचे ये नहीं जाने वाला। तो इतना तो हम समझ गए, टेक्निकल लेवल्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। तो अब एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इसका फंडामेंटल भी उतना अच्छा है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 44,981 करोड़ का है, ठीक है? तो ये एक लार्ज कैप कंपनी के पास है। बस क्लोज़ है, मतलब मिड कैप में ये 50 करोड़ प्लस जो होती है 50,000 करोड़, वो हो जाती है लार्ज कैप कंपनी। तो ये भी मिड कैप है। इसका स्टॉक पीवी आप देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ना ओवर वैल्यूड है, ना अंडर वैल्यूड है। ठीक है, फेयरली वैल्यूड भी नहीं कह सकते, पर काम चल सकता है, ठीक है। तो ऐसा है। आरओसी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ आप देख ही पा रहे हो 34% से, जो बहुत ही प्यारा है। करंट प्राइस 160 चल रहा है। बुक वैल्यू इसका 38 है, चलेगा। आरओई भी 18% है, जो बहुत अच्छा है। ग्रोथ आप इसका देख पा रहे हो। प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% के करीब से बढ़ते जा रही है। पर अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट्स, तो वो भी अपन आगे चल के समझते हैं क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर इसकी पेयर रेशियो में पेयर कंपैरिजन किया जाए, तो आप देख पा रहे हो, इसका जो आप समझ पा रहे हो, इसकी जो मार्केट कैप है ना, उस वजह से हमें इस स्टॉक में ज़्यादा फ़ायदा दिख सकता है। मैं चाहता तो ये सब भी देख सकता था, पर मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से हमें पोटेंशियल है, अगर ये मिड कैप है, लार्ज कैप होगा, तो इसमें एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया ना, तो ये अपने आप लार्ज कैप कंपनी में आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें क्या बता रहा है? हमें चाहिए ग्रोइंग। तो दिसंबर से आप देख रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ग्रो हो रहा था। बीच-बीच में थोड़ा-सा गिर जा रहा है। ऑब्वियसली कई बार सीज़न्स होते हैं, किसी-किसी सीज़न में मार्केट खराब रहता है, किसी-किसी सीज़न में मार्केट अच्छा रहता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से बताऊँ, अपना ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, बारिश के वक़्त खराब रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा ट्रांसपोर्ट का काम ही खराब है। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? ऐसे सच में खराब है। ये एक टिप बता रहा हूँ। और तब जैसे कि आप देख पा रहे हो, मार्च में इसका सबसे हाईएस्ट अब तक का इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स रहा है, लेकिन जून में वापस ये अब लगभग 50% के करीब आ चुका है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये खराब है? नहीं, क्योंकि कंपनीज़ में कई-कई बार होती है चीज़ें जिस वज़ह से वो काम नहीं कर पाती है। अब इस केस में क्या हुआ होगा? आप थोड़ा-सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये कंपनी क्या है? ये कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जीज़, ठीक है? ये क्या करती है, ज़्यादातर चीज़ों को ना, ये जैसे जो कोल-वोल से चलने वाली चीज़ें, धीरे-धीरे करके उनको रिप्लेस किया जा रहा है इन कंपनी की तरफ से बनाए हुए जनरेटर्स, या फिर ऐसी चीज़ों, ऐसी मशीनरीज़, ऐसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जिससे वेस्ट कम हो, ठीक है? आपको क्या समझ आया? ये रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है कम से कम वेस्ट करने का, और जो है एनर्जी जो हम वापस से यूज़ कर पाएँ। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई, और आपको उससे पता होगा कि इन सब एनर्जी से कार्बन एमिशन भी बहुत कम होता है, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे अब इस कंपनी के पास ना अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं वो भी आपको आगे बताऊँगा। इस कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। पर किसी-किसी कारण से डिले हो जा रहा है। जैसे कि अभी-अभी अब मॉनसून सीज़न चल रहा है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि मॉनसून सीज़न में मैं अपने नए-नए विंडमिल लगा पाऊँगा? एक ऐसे ही बारिश हो रही है, ऊपर से हालत खराब रहता है। लॉजिकल थिंकिंग करना है, हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें बस लॉजिकल जो छोटी-छोटी चीज़ें वो समझना है। अभी के टाइम पे जो ज़्यादा फ़िज़िकल जो चीज़ें होती हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है, जहाँ आपको जाके बाहर काम करना है कुछ भी। क्योंकि आपको मशीनरीज़ ये सब लगेंगे, और बारिश में वो सब दिक्कत होती है, ठीक है? तो इस वज़ह से इस क्वार्टर इसका थोड़ा ख़राब रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आने वाला क्वार्टर ख़राब रहे, क्योंकि जैसे अब ठंड आने वाली है, तो ठंड में आपको इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। वो आपका भाई बता रहा है, वो सब फ्यूचर के बारे में आपका भाई जानता है, ठीक है? तो ये तो रहा आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस जो देख पा रहे हो, ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं बल्कि अच्छा ही है, मैं बोलूँ तो। बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, रिज़र्व कंपनी अपनी बढ़ाते जा रही है, जो बहुत ही अच्छा। बोरोइंग भी बढ़ रही है, ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव सेंटीमेंट कह सकते हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरा नेगेटिव है। वो ऑब्वियसली कंपनी अगर रिज़र्व बढ़ा रही है, मतलब अगर मुझे एक्सपैंड करना है, तो मुझे लोन तो लेना होगा, कहीं से तो पैसे लेने होंगे, तो ये वही लोन है। तो इसको हम थोड़ा-सा कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, चला लेगा अपना भाई। ठीक है। कैश फ्लो नेगेटिव है, ये थोड़ा-सा दिक्कत है, पर मैनेजेबल है। जो मेन रीज़न मुझे इसमें दिखी है ना,
वो देखिए एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ की एंट्री। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ ने इस बार दबा के बाइंग की है। पिछले बार से लगभग दुगना लिया है। तो ये कुछ तो इंडिकेट कर रहा है, इतने नीचे के लेवल्स में इन्होंने लिया। जो मेन मेरा वन ऑफ द मेन रीज़न्स है ना इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ध्यान जाने का, वो था इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि एक तो अच्छे खासे लेवल पे हमें ये इरडा मिल रहा है। ऊपर से एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ ने भी एंट्री बनाना शुरू कर दिया है। तो अब आपको यहाँ से हो सकता है आने वाले कुछ वक़्त में एक अच्छा पोटेंशियल अप मूव देखने को मिले। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। तो अब मैं चलता हूँ इसकी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कि क्या सच में इसमें इतना पोटेंशियल है? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना होगा इंडिया का हाल। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इंडस्ट्रीज़ एक्टिविटी इन मेजर कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन इन इंडिया। इंडस्ट्रीज़ में जो-जो चीज़ें होती है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या करती है पॉल्यूशन करती है इंडिया में। तो अब धीरे-धीरे गवर्नमेंट क्या चाह रही है ना, गवर्नमेंट एक लाई है 50% नॉन फ्यूलिक। एक उनका मैं आपको बता दूँ, हाँ, ये रहा। इंडिया हिट 50% नॉन फॉसल पावर माइलस्टोन अहेड ऑफ 2030 क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी करके इंडिया ने एक अपना रेवोल्यूशन टाइप का मान लो चलाया था, जिसमें वो क्या कर रहे थे ना, जितने भी धीरे-धीरे करके जो कोल से या फिर जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, उन सब सोर्स को रिप्लेस कर रहे थे इन तरह के रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे सोलर पावर हो गया, विंड हो गया, इन चीज़ों से। तो उनका टारगेट क्या था ना कि वो 20 समझ लो, वो चाह रहे थे कि मैं 2030 तक ना अपना 100 प्लांट लगा लूँ। तो वो अभी 2025 में ही ना 50 प्लांट लगा चुके हैं। तो अब उनको 5 साल में बस और 50 प्लांट लगाना है। 50% काम वो कर चुके हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कितना स्पीड चल रहा है। पर अभी भी अपने पास 50% है। तो अब ये तो आप समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने जितने भी एनर्जीज़ जो आपके मतलब कम है, जो जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। तो उस चीज़ में हमारा हेल्प कौन करेगा? इरेडा। क्यों? क्योंकि इरेडा भी है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे पर्टिकुलर इसी कंपनी को थोड़ी मिलेगी। हाँ भाई, बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि इसी कंपनी को मिले, पर इसी सेक्टर की कंपनीज़ को तो मिलेगी। और अगर अपने सेक्टर में ये अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली टॉप परफ़ॉर्म करेगा। अब ये अपने सेक्टर में अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चला शेयर होल्डिंग पैटर्न में। क्योंकि भाई देखो, हम उतने तेज़ नहीं, पर ये जो है ना, इनको कुछ पता रहता है, तभी ये अपने शेयर्स पकड़ते हैं। एफआईआईज़ एंड डीआईज़ तभी ये अपनी किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स में एंट्री लेते हैं। तो कुछ तो वजह होगा, जिस वजह से इन्होंने लिया। अब मैं वो कुछ की वजह से नहीं, मेरा जो लॉजिक था मैंने वो समझाया। क्योंकि अभी आपको जैसे पता है 2030 तक इनको ये 100% करना है। और ये 100% करने के लिए इन्हें ऐसे कंपनीज़ चाहिए जो इस तरह का प्रोडक्ट बनाती हों। तो ऑब्वियसली अपना इरेडा है जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस वज़ह से मुझे लगता है इरेडा को आने वाले टाइम पे चूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? तो अब हम जानते हैं 4 ऐसे पॉइंट्स जिस वज़ह से इरेडा अच्छा है। सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड है। इरेडा ऑपरेट इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग सेक्टर व्हिच इज़ हेवीली बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। पुश टुवर्ड क्लीन एनर्जी, नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल exist as an Indian target of 50 मेगावाट। ये है दोस्तों, ठीक है? 50 गिलियन वॉट करके क्या, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो इसको इग्नोर करना, आपका भाई गलती करता है यार। रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है ना, ये 2070 तक ज़ीरो नेट एमिशन, मतलब जो जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन एमिशन होता है, उसको नेट ज़ीरो करना चाह रही है, मतलब बिल्कुल भी ना हो। और इस चीज़ के लिए क्या करना होगा? इस चीज़ के लिए धीरे-धीरे हमें करके अपने रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे शिफ्ट होना होगा। जिस एनर्जीज़ को हम दोबारा, तिबारा यूज़ कर पाएँ विदाउट एनी कार्बन एमिशंस। तो वो सब क्या है, विंड हो गए, सोलर हो गए, जितना बार बता ही चुका। दूसरी इस चीज़ की अच्छी क्या है ना, ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से दोस्त। अब एक चीज़ याद रखो, सरकार जो भी आए, काम सरकारी कंपनीज़ को ही मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ आप बस समझ जाओ, इतना मेरे हिसाब से बहुत है समझाने के लिए, ठीक है? क्योंकि कंपनीज़ ऑब्वियसली, अब मेरा सरकार है, मैं चाहूँगा कि मेरी सरकारी कंपनी जो है वो ग्रोथ करे, ठीक है? तो बस यही मेन लॉजिक है, ठीक है? इनका लोन बुक ग्रोथ मतलब क्या है? ऐसा मत सोचना कि इन पे लोन आ रही है। मतलब इनके पास ना बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इनके ऑर्डर बुक भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा। अभी भी अगर मैं आपको इनके ऑर्डर बुक्स बताऊँ, तो 1 सेकंड मुझे दो, मैं अभी बता देता हूँ। A few moments later. छोड़ो यार।
मुझे मिला नहीं तो मैं आप सबको थोड़ा-सा वो बोल रहा हूँ, डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है। अब इम्प्रूविंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स इसका मतलब क्या हुआ? इनका अगर आप पिछले जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप जितना भी इनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स देख लो, एसेट्स देख लो, सब राइजिंग है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका मतलब क्या कंपनी पे सब भरोसा कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ रही है, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसका ये मतलब आप बोलोगे अभी तो भैया आपने दिखाया कि इतना सारा फॉल आया है, वो आपको पता है क्यों आया, आपको अगर नहीं पता है तो फिर दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है आपको मार्केट में रहने का। मज़ाक कर रहा हूँ। अब जानते हैं फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक है? इंडिया इज ग्रीन एनर्जी बिल्ड ऑटो एक्सेलरेटेड मतलब क्या हो गया ना, ये अपने एनर्जी को खुद ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, एडा कुड बिकम अ की प्लेयर इन फाइनेंसिंग मतलब ये क्या करेंगे ना, ये इन चीज़ों को फाइनेंस करने में जो ये बना रहे हैं उनको हेल्प करने में या खुद से उनको थोड़ा-सा अपनी तरफ से कुछ बैक एंड मशीन्स या कुछ भी प्रोवाइड करके जिनसे वो हेल्प कर पाएँ, वो करेंगे और उनको उस कंपनी को तो फ़ायदा होगा प्लस इनको भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? गवर्नमेंट माइट फ्यूचर कैपिटलाइज़ प्राइवेटाइज़ेशन इसमें मतलब क्या है ना, कि ये कंपनी अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट की नहीं है, पर जैसा आपको पता है हर जगह प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है। मतलब पहले ट्रेन गवर्नमेंट की थी, अब आप भी चाहे तो ओन कर सकते हैं, बहुत पैसे हैं तो भाई अगर हो तो बताना। तो उस तरीके से इस कंपनी को भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने अंडर ले सकती है। या फिर कोई ऐसे आप अगर कोई अच्छा आदमी जो चाहे बहुत पैसे हैं, ले लो भाई आप भी। इंक्रीज़ इन ईएसजी, ईएसजी मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखना है कि क्या हमारी जो कंपनीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है, क्या वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज तो नहीं कर रही? हमें एनवायरनमेंट को सेव करते हुए अच्छी चीज़ें लानी है, कोई कंपनी बना रहा है, कुछ भी कर रहे है, उससे एनवायरनमेंट पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट ना पड़ना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। इससे क्या होगा अपना ईएसजी अच्छा रहेगा तो फॉरेन ट्रेड्स भी बहुत होंगे। समझ रहे हो? मतलब अच्छे अगर रहे तो आपको सबसे पहले तो ग्रीनरी रहा तो कोई भी देखने आएगा। जैसे कैसे अपन लोग जापान-वापान सोचते हैं अच्छी जगह कोई भी आप ग्रीन जगह सोचो, सबको लगेगा पेड़-पौधे। अपने यहाँ क्या है? बिल्डिंग ये सब होने के कारण बहुत ही कम यहाँ पे ग्रीनरी रह गई है। अगर हम ईएसजी पे ध्यान दें, तो हम इस चीज़ पे इसकी भी ग्रोथ को और ऊपर ले जा सकते हैं। आते बेयरिश केस मतलब बेयरिश केस में अब हर चीज़ तो अच्छी नहीं होगी। क्या इसमें बेयरिश हो सकता है जिस समय दिक्कत आ सकती है? मैक्रो स्लो डाउन अगर इन केस अब अपने इकोनॉमी में ही कुछ दिक्कत आ रही है, पॉलिसी रिवर्सल, पुअर एसेट क्वालिटी मतलब किसी भी तरीके की कुछ दिक्कत अब कंपनी ही कर रही है या फिर अपने इकोनॉमी के थ्रू होते ऑब्वियसली फुल स्टॉक मार्केट पूरे स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या है? पीएसयू इनफिशियंसी अ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग ग्लट क्लाउड पोस्ट चैलेंज मतलब क्या? पीएसयूज़ जो है ना, वो इनमें दिक्कत डाल सकती हैं। अब आप बोलोगे पीएसयू कैसे? अब ये जो सरकारी कंपनी है, इनको भी लोन पड़ता है सरकार की तरफ से, सरकारी बैंक से। अब वो उधर क्या हो रहा है कि अब उधर से लोन देने में दिक्कत हो रही है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे दिक्कत इस वजह से आ सकता है। तो मैं होप करता हूँ आपको ये जो स्टॉक है आपको इसका एनालिसिस अच्छी लगी हो। और इन केस डाउट हुआ हो थोड़ी-थोड़ी गलती अगर भाई से हुई हो तो वो सब आप हमें सब ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को ठीक करने की। कोशिश क्या मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर से वही बोल रहा हूँ। समझ गए? तो अब चलता हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाओ। गिफ्ट जो बताने वाला था। ये देखो आर्केड। ये स्टॉक मैं बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ और एक बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन बना रहा है। ये तो लॉन्ग टर्म था पर ये नहीं, ठीक है? जैसा कि आपको दिख रहा है एक अच्छा खासा मोमेंटम है, अब ये साइडवेज़ हो गया है। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक लॉजिक जो मुझे दिखता है, जो मैं करता हूँ। सबसे पहले तो ये डब्ल्यू पैटर्न था या फिर आप मान लो ये की पॉइंट था जो बहुत दिन से ब्रेक नहीं हो पा रहा था। पर फाइनली यहाँ कहीं पे ब्रेक हुआ और ये ब्रेक होते ही मार्केट फिर से साइडवेज़ हो गया। अब ये साइडवेज हुआ फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया विद गुड वॉल्यूम्स और यहाँ से मार्केट फिर से साइडवेज हो गया। तो अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो हमें एक फिर से अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक अपवर्ड कैंडल मूव होते हुए दिखेगी। मैं इसका भी रील काट लूँगा अभी जो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। चलो तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस किसी तरह का दिक्कत हो, डाउट हो आप कमेंट में बोल सकते हो और कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं पसंद है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसको इम्प्रूव करने की। और
अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी जानना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इस इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारे-प्यारे कमेंट कर दो। थोड़ा-सा अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में दोस्त। चलो, ओके बाय।